वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीटीआई सियासी बंद गली से निकलने के लिए हर हरबा जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इनमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई अडयाला के जो बासी हैं वो मुक़्तदरा के साथ तनाव को कम करने के लिए जो है वो इस वक्त आमादा हो चुके हैं? क्योंकि बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से जिस किस्म की पोस्ट की जा रही हैं उनसे तो ऐसा लग नहीं रहा है। बानी पीटीआई टकराव और दबाव लगता है कि बढ़ाना चाह रहे हैं और इस पे ही लगता है वो गामजन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन निज़ाम की जो इत्तेहाद है उसकी बजाय ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नए नाम से सियासी जमातों का इत्तेहाद बनाने का ऐलान भी कर दिया है। क्या पीटीआई को महमूद अचकज़ई से ज़्यादा मौलाना की ज़रूरत अब पड़ गई है और इसलिए ये सियासी इत्तेहाद को ये जो है वो नाम दिया जा रहा है, नया नाम दिया जा रहा है, उसे लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि पीटीआई के पास इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जैसे अहम चाल का क्या तोड़ है, क्योंकि इस तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों की सूरत हाल फिर तब्दील हो सकती है। होने क्या जा रहा है, बात करेंगे लतीफ़ खोसा से, सीनियर पीटीआई लीडर हैं, उनसे बात करेंगे हम। खोसा साहब, प्लेजर टू हैव यू हेयर एज ऑलवेज। खोसा साहब, ये बताइए कि गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं, जो हम बात ये कर रहे हैं कि आपकी तरफ से आजकल बड़ा रिप्रोचमा की जो है वो बातें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ से रिप्रोचमा की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अभी ये हालिया बयान है, ज़्यादा दूर का नहीं है, 30 जुलाई का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जो एक्स हैंडल है उससे जो ट्वीट आई है सामने, उस पे तो फिर ये लगता है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ बड़ी मुश्किल से चलेंगी। ये दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी? क्योंकि एक तरफ आप शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली तो हुकूमत हमारे दरमियान जो है, हमारे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी टू दैट। देखें डॉक्टर मारिया, इतनी जिस अंदाज पे, जिस नहज पे जो है मामला जा चुके हैं, मैक्सिमल पोजीशन दोनों जानब से आई। आपने DGISPR का वो भी सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेसर तो कम था वो, बल्कि पूरा एक सियासी एक चार्जशीट भी थी और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंडल्जेंस भी उससे नज़र आ रही थी। और आज आपने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक यगानगत, एक कौमी इत्तेहाद की एक शक्ल भी देखी, जो इस्माइल हानिया की जो शहादत पर हमने सारों ने यकजा होकर एक बड़ा मजबूत किस्म का एक पैगाम दिया कि हम इस मामले में मुस्लिम उम्मा को हम चाहेंगे कि वो इस मामले में जो है प्रोएक्टिवली फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, और अगर दयारे गैर में जाकर इस तरह से कत्ल व गारतगरी की जाती है तो उसका कोई जो है मुस्लिम उम्मा को के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और इस तरह से जेनोसाइड जो किया जा रहा है मुसलमानों का फ़लस्तीन में, ये काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं है। बाहर इसके साथ ही साथ जो वहाँ तकारीर हुई, आपने सुना अक्रॉस द आइल, हमारी तरफ से भी कहा गया कि बंद गली में ले जाकर आप अपने अंदर तो इत्तेहाद कर लें, अपना घर तो पहले सीधा कर लें, तभी आपकी आवाज़ मुअस्सर होगी, तभी आप दूसरों को जो है वो करने के होंगे। आपके अपने मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसका तो कोई जो है हिसाब ही नहीं है। हमारा MNA इम्तियाज़ को जो है, हाजी इम्तियाज़ को उठा लिया, रात के 2:30 बजे उठाकर फिर गायब कर दिया है। वो उन MNAs में से है जो 51 जो जिनके ये कोशिश कर रहे हैं उठाने की और तब्दील करवाने की वगैरह वगैरह। नहीं, हाँ 41, या मैं तो उन 39 में हूँ जिसको वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने भी, चूँकि हमने तो लिखा ही अपने आप को PTI था, हल्फ भी वही दिया था। बाहर कैफ तो ये साइड बाय साइड चल रहा है। अब वहाँ से राजा परवेज़ अशरफ से जो साबका वज़ीर आज़म भी हैं, साबका स्पीकर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सरकर्दा वो जो है उनकी जानिब से भी अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने कहा खुदारा इस तरह से मुल्क नहीं चला करते हैं, इस तरह से जो है आपकी बहुत उन्होंने जो है बिल्कुल। आई कंप्लीटली एग्री।
आज बड़ी अच्छी स्पीचेस जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस से हुई, बिल्कुल ठीक बात है, बट ऑफ कोर्स ये स्पीचेस से आगे भी जो हैं वो हमें अमलन भी कुछ करना है। अमलन अगर करने की बात की जाए तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप फौज से कह रहे हैं आप अपना नुमाइंदा जो है वो नॉमिनेट करें और हम बात करना चाहते हैं आपसे। दूसरी तरफ ये आपकी जो है ये एक्स हैंडल से ये ट्वीट आ जाती हैं, क्या ये फिर समझा जाए कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, या यू वांट टू प्ले हॉट एंड यू वांट टू प्ले कोल्ड, यू वांट टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम? क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मेरे सामने इस वक्त ये पड़ी हुई है और बड़ी ये मतलब जिसको कहते हैं कि एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है। आप सकूत ढाका की भी बात कर रहे हैं, आप फिर बात कर रहे हैं आप ज़ियाउल हक साहब की भी बात कर रहे हैं, और आपने यकीनन आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, आपने ये देखा होगा। सो ये दोनों चीजें से साथ तो नहीं चल सकती ना। एक्स हैंडल आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर ये समझा जाए क्या हो क्या रहा है? नहीं देखिए डॉक्टर मारिया, ये एक तारीखी हकायक हैं जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती हैं, जो अपने आंखें बंद कर लेती हैं वो कबूतर की तरह, तो बिल्ली उनको खा जाती है। देखें आप, क्या 1971 के सानहे को खुदारा आप दोहरा रहे हैं? उसकी याद दहानी करवाना, उसकी तवज्जो बार बार दिलाना एक लाजिम है, ज़रूरी है अगर हमने कौम को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं होता है कि आप जो है दरवाजे बंद कर दें। सियासत में कभी बंद गली में आप जो है अपने आप को मुक़य्यद नहीं करते, और सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, और ये साइड बाय साइड चलती हैं सारी चीजें। बिल्कुल बंद नहीं होते, लेकिन फिर थोड़ी सी चीजें जो है ना वो मेरा ख्याल है स्टेप बैक भी लेते हैं। इफ आई मे टेक द लिबर्टी, माजरत के साथ लग ये रहा है कि आपने जहाँ दरवाजा खटखटाया और कितने पिछले कई दिनों से आप खटखटा रहे थे, वहां से मतलूबा नताइज जब हासिल नहीं हुए, तो फिर अब इस किस्म का रद्द अमल जो है वो आ रहा है। नहीं देखिए, ये तो साइमल्टेनियसली चलता है। हम देखें मतलब बिल्कुल याद दिलाते रहेंगे। और दूसरी बात ये, जिस नहज पर कौम को लेकर आ गए, क्या इस तरह मुल्क चल सकता है? आप बिजली का बिल, सांस रुक जाता है जब बिजली का बिल आता है। ये हमारा हाल है, मैं आपको तनख्वाहदार का क्या हाल होगा? बिजली का बिल, फिर मकान का किराया, बच्चों की स्कूलों की फीसें, अस्पताल के जो है दवाइयाँ अद्वियात के लिए ये, और फिर जो है किचन आइटम्स को देख ले। कोई चीज आपके कंट्रोल और दस्तरस में, खुदारा मत लेके जाए उस नहज पर कौम को कि फिर बिल्कुल फसाद फिल अर्ज हो जाए। देखें, ये सियासी जमातों का वजूद ये एक नेमत इसलिए भी है क्योंकि सियासी जमातें उम्मीद और आस दिलाती हैं। कभी मायूसी पर मत लेके जाओ कौम को, क्योंकि फिर तो फ्री फॉर ऑल होगा। और दूसरी बात ये, हम शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं और रेगुलेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं पब्लिक को जब भी करते हैं। क्यों नहीं जलसे करने देते? अरे भाई, जलसे करने दोगे तो तुम्हारी इस्लाह होगी। पीटीआई का जहां बंदा नजर आए उसको पाबा सलासल करके चादर और चार दीवारी को तबाह और फना कर देना, तो मुझे बताएं कि फिर मुल्क कैसे चलेगा? आपके तो बॉर्डर्स जो है दरअंदाजी होगी, गैर महफूज हो जाएंगे। आज देखिए जरा इस दफा कितनी ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। हमारा खून यानी दिल जो है खून के आंसू रोता है जब किसी मेजर या किसी सिपाही या हवलदार का शहीद होता है। वो हमारा बच्चा है, हमारा भाई है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फौज मजबूत हो। काश हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ना इख्तिदार में रहते हुए भी ना ये चीजें याद रहें। ये हमें जब हम आ जाते हैं ना ऑपोजिशन में और हम रिसीविंग एंड पे नहीं होते, हम मुस्तफीद नहीं हो रहे होते, तब हमें ये चीजें याद आती हैं। बट क्या बात हो कि हमें हर ये सारा वक्त क्या इख्तिदार क्या ऑपोजिशन, उसमें हम ये इसको इम्प्लीमेंट भी करें। फिर हम ना कहें कि हमारे लोग पूरे करके दिए जाएं, हमारे लोग पूरे नहीं हो रहे, नो कॉन्फिडेंस जो है वो रोका जाए। ये चीजें हमें भी नहीं करनी चाहिए ना। फिर ये चीजें हमें नहीं फिर मुलव्वस करना चाहिए उनको। बिल्कुल जी, I cannot agree, I mean I cannot differ at all। आप जितनी बातें कह रही हैं 100% सही कह रही हैं, आपका तज्जिया बिल्कुल सही है। लेकिन इमरान खान हैज लर्न्ड द हार्ड वे। अब उसने बड़ा वाज़े तौर पर उसने जो है मुसम्मम इरादा कर लिया है। लेट्स सी इस मुल्क में now he is doing the popular politics। इस मुल्क में we keep on ना सर, इस मुल्क में we keep on making the same mistake, expecting different results. Let's hope कि we all stand corrected. Having said that, moving on, taking advantage of your presence, sir. मारिया,
नहीं डॉक्टर मारिया, हमारे जैसे पागल लोग जो है ना, हम तो नजरियाती लोग हैं। सीधी सी बात है, अगर पीपल्स पॉलिटिक्स करेंगे, अगर हम आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाएंगे, अगर हम अवाम को मुक्तदर करके हक के हुक्मरानी उनको देंगे और आइन के मुताबिक और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेंगे, तो ही मुल्क तरक्की करेगा। आप यकीन करें कि इमरान खान, चूंकि मेरा हर हफ्ते बात होती है, लंबी चौड़ी बातें होती हैं, नाउ ही इज डिटरमिन्ड, ही इज डिटरमिन्ड। ना वो डील करेगा, मैं आपको बता दूं, ना वो इन की तरह भागकर सरूर महल में जाएगा और उसका मरना जीना यही है। और उसने कहा है मैं आवाम को हकीकी जो है आजादी दिला के रहूंगा। चले, लेट्स सी सर, मूविंग ऑन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की बात हो रही है, इसमें एक चीज नजर आ रही है कैटेगोरिकली, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। ये जंग कौन जीतेगा? आपको पता ही है, इस मर्तबा अगर ये गलत फहमी में है, ये बंदयाल की कोर्ट नहीं है। हमने तो बंदयाल साहब पे भी बहुत इन्हसार किया था। काश के वो 14 मई का जो उन्होंने फैसला किया था इलेक्शन हो, काश के इस वजीर आजम को वो एक दिन के लिए भी अंदर कर देते, या टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट में कर देते। वजीर खजाना जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसको भी कर देते, इसहाक को, लॉ मिनिस्टर को भी कर देते। 3 लोगों को सिर्फ करना था, तो ये मुल्क आज इस नहज पे ना पहुंचा होता। लेकिन आप यकीन करें कि सीनियर प्यूनी जज, जिन 8 जजेस ने ये फैसला दिया है और जिन्होंने कहा है कि कोई इबहम होगा तो आप हमारे पास आएंगे, उन 8 जजेस ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उनका एक एक जो है वो माशाअल्लाह जितना स्ट्रांग है और जितना वो मजबूती से आइन पर और कानून की पासदारी और अमलदारी पर जितना वो यकीन रखते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क जो है रूल ऑफ लॉ की तरफ बिल्कुल कायम और दायम रहेगा। देखिए, मैं एक तो बुलडोज इन्होंने किया, ये इसको कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं ना सीधा, आप पढ़ ले जरा। क्योंकि आपसे दो एक बातें मुझे और करनी है क्विकली। आपको लगता है कि इस जंग में जुडिशरी जो है वो जीतेगी? क्योंकि उधर से उन्होंने अपना, उनको लग रहा है कि जी जुडिशरी रीराइट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने सदेबाब करने के लिए जो है ये इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करनी शुरू कर दी है। ये कॉन्फ्रंटेशन तो होने जा रही है। क्विकली सिर्फ ये, आपको लगता है ये जंग जुडिशरी जीतेगी? ये जंग अवाम जीतेगी, ये जंग पाकिस्तान जीतेगा, ये आइन जंग जीतेगा और ये जुडिशरी ही जंग जीतेगी। ये आप बिल्कुल देख लें, और कोई रीराइट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी जी। अच्छा, मुझे आपसे 2 चीजें और, क्योंकि बिल्कुल सेगमेंट क्लोज करना है। असद कैसर साहब आजकल बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत दिसंबर से आगे नहीं जाएगी। और अब्बास बप्पी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बात की है कि लिख के देने को तैयार हूँ कि 2 महीने बाद मरीम नवाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होंगी। सर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? अक्टूबर में जो तब्दीली आनी है, जो दरख्वास्त लगनी है, ये वहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस की कुछ तब्दीली आने वाली है? नहीं, आप सारा ज़रा इंटरनेशनल सीनेरियो भी ज़रा देख लीजिएगा। ना सिर्फ ये कि एक दबंग किस्म का चीफ जस्टिस आ रहे हैं जिन्होंने माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है और जो नाक की सीध पर कानून पर चलते हैं और जो ना तो झुकेगा ना दबेगा, और उसका सारा जो 8 जज साहिबान है, बल्कि 11 जज साहिबान ने ये फैसला दिया। एक तो ये है कि अक्टूबर में वो तब्दीली आ रही है। दूसरी बात ये है कि आपका जो माशाल्लाह इलेक्शंस हैं, अमेरिका का इलेक्शन है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता है। और आपने देखा है कि रिपब्लिकन जब भी आती है तो यहाँ पाकिस्तान में यही माशाल्लाह जो बहुत ज़्यादा मुक्के दिखाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो सारा कुछ मुदाखलत करते हैं, तो वो भी माशाल्लाह फिर उधर ही से वो जो है इशारे लेते हैं या जो भी करते हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस ने कितना ज़ोरदार करारदाद और किस भारी अक्सरियत से अमेरिका में मंजूर करवाई। और जेनेवा में आपने वर्क फोर्स का भी देख लिया कि उन्होंने कहा इमरान खान को नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, फौरी मुखलसी दी जाए, और सेक्रेटरी जनरल ने उसे एंडोर्स किया है। और फिर लंदन में आप देखें, बरतानिया में भी उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को सारा डिस्कस किया। ये एक इंटरनेशनल जो है आपका, और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो 1
1 करोड़ पाकिस्तानी है जो आपको फॉरेन रेमिटेंसेस भेजकर आपकी मईशत चलाता है, उसको माशाल्लाह ये हुकूमत कहती है हम इनके पासपोर्ट जो है जब्त कर लेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे और हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां, इनके खिलाफ केसेस करेंगे। तो 1 करोड़ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी आपने खिलाफ कर लिया, तो इंटरनेशनल ओपिनियन भी आपके खिलाफ आ गई। तो फिर आप जाहिर है कि यहाँ कैसे चल सकते हैं, और खुसूसन जब मईशत आपकी इस कदर डूब रही है और लोग आपके सड़कों पर होंगे। बिल्कुल। अच्छा को साहब आखिरी 1.5 मिनट रह गया, ज़रा क्विकली बता दीजिए कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं, इस वक्त कुछ न्यूज़ अभी चल रही थी, इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए कि आपका कोई एक डेलीगेशन है जो कि लीड करेंगे अचकज़ई साहब, जो अपोजिशन का डेलीगेशन है, वो हुकूमती कोई डेलीगेशन के साथ कुछ बातचीत के रास्ते जो है वो कुछ खोलना चाह रहा है, कोई बातचीत के इम्कानात जो है वो बनाना चाह रहा है, इसकी ज़रा तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का हमने सरबराही दी हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब को, उसमें मैंगल साहब भी हैं, उसमें और पार्टियां भी मौजूद हैं, और खान साहब ने कहा है कि आप उस नहज पर, उस प्लेटफॉर्म पर आप सभी से बात करें और जो तजावीज़ आएंगी यकीनन हमारी कोर कमेटी उसको जो है देखेगी, और उसमें उसका हम भी सभी से बात करें, बिल्कुल सभी से बात करें, लेकिन हुकूमत से बात करने जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं, आप उसका बिल्कुल हिस्सा हैं, 6 पार्टीज हैं, उसमें मेजर हिस्सा आप हैं, लेकिन आप हुकूमत से फिर बात करने जा रहे हैं। देखिए, आज अगर आपने राजा परवेज अशरफ की भी सुने, जो राजा परवेज अशरफ की भी तकरीर सुनी हो, तो उन्होंने कहा कि आप हैं प्राइम मिनिस्टर। हम तो नहीं मानते उन्हें प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार है, मगर डी फैक्टो तो है ना, चाहे घुसपैठिया है चाहे जो है। लेकिन राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आपको ही शुरुआत, इब्तदा और स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसके लिए कि बंद गली में आपका मुल्क फंसा हुआ है, आपकी आवाम बिलक रही है, फिर आप ऑफर ले रहे हैं, फिर आपकी पार्टी जो इस तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर आप बात करने जा रहे हैं ना हुकूमत से। मैं कहता हूं बात किए बिना तो ये जो है गुत्थी नहीं सुलझेगी। हमारा बात करने में भी हम कहेंगे कि हमें फॉर्म 47 नामंजूर है, फॉर्म 45 पर जो है आकर नतारा कर लीजिएगा, ताकि ऐवान में जो लोग हों वो मुंतखब अवाम। कुछ जो दूसरी साइड का डेलीगेशन है, कुछ दूसरी साइड का जो डेलीगेशन है उसके कुछ अभी आए हैं, कोई खदोखाल आए हैं सामने कि किसके साथ जा रहे हैं, उस साइड से कौन होगा जिसके साथ आप ये नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं? नहीं, देखें, आपने देखा ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ा वाज़े वो इंदिया नहीं दिया बल्कि फरमाया है उन्होंने, आसन इकबाल ने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है, सारों ने ही तकरीबन कहा है। अब ये तो उनका सवाब दीद है ना कि वो क्या डेलीगेशन में किसको रखते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब का जो है वो मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। खोसा, थैंक्स फॉर मेकिंग द टाइम फॉर द प्रोग्राम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो अता तारिर साहब होंगे, ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ही देर में हम जमात इस्लामी से भी जो है वो बात करेंगे कि उनकी डिमांड्स कहाँ तक पहुँची हैं और क्या होने जा रहा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत की व्यूअर्स लगता है सारी तवानाइयाँ माशी बेहतरी के ज़रिए अवाम की ज़िंदगी में जो है वो बेहतरी लाने के बजाय, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने पर सर्फ होने के बजाय PTI को काबू करने में ही लगता है खर्च हो रही हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। कौमी असम्बली में पेश होने के बाद पार्लिमानी अमूर की कमेटी से 8-4 की अक्सरियत से बिल मंजूर किया गया है और जल्द ही फ्लोर पर पेश भी कर दिया जाएगा, जिसकी मंजूरी आज काबीना ने भी दे दी है। अब सवाल यह है कि पार्लिमानी अमूर की कमेटी में 8-4 की अक्सरियत से पास होने वाला बिल क्या सुप्रीम कोर्ट के 8-5 वाले अक्सरियती फैसले पर भारी पड़ेगा,
क्या हुकूमत पार्लियामान की बालादस्ती के जोर पर सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखा रही है और साथ ही साथ पीटीआई से मखसूस सीट्स लेने में भी कामयाब हो जाएगी? अहम सवाल यह भी है कि इस बिल की मंजूरी के बाद क्या हुकूमत अदलिया के साथ टकराव को बढ़ावा दे रही है? इसके अलावा एक तरफ पीटीआई ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें कर रही है और दूसरी तरफ पीटीआई बैकडोर राब्तों के लिए भी पुरुम्मीद नजर आ रही है। क्या इस पर हुकूमत में वाकई ही कोई बेचैनी पाई जाती है इस वक्त, और आखिर क्यों पीटीआई पर बैन और आर्टिकल 6 की बातें करने वाली हुकूमत ने अब चुप साध ली है? ये वो तमाम सवालात हैं जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब के हम सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अता साहब, ये बताइए कि अभी जो बात हो रही है, ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की जो बात हो रही है, आपको लगता है कि इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें इस वक्त हमें जिस तरह नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद आपको लगता है कि अगर आप इस तरह की कोई तरमीम करते भी हैं, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए, तासुर ये मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 63A का जो फैसला आया उसमें आइन रीराइट किया गया कि जी वोट कास्ट हो जाएगा, काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। उसके बाद मुख्तलिफ मामलात हैं जिसके अंदर फैसले ऐसे दिए जाते हैं जहां दरखास्त गुजार ने ना रिलीफ वो मांगा हो जो रिलीफ दे दिया गया है, ना वो दरखास्त गुजार अदालत के सामने मौजूद है, ना उसकी सदा है, और वो कह रहे हैं हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, कोर्ट कह रही है नहीं आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये फैसला किन बुनियादों पे दिया गया और अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। डिटेल फैसला आने में क्या अमर माने है, डिटेल ऑर्डर आ जाना चाहिए था। और मैं तो ये समझता हूं कि देखें, ऑलरेडी आइन के अंदर कहा गया है कि रिजर्व सीट्स मिलेंगी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के तहत, मुतनासिब नुमाइंदगी उस लिस्ट के मुताबिक जो इलेक्शन से पहले आवेजा कर दी गई होगी शेड्यूल के मुताबिक। ना शेड्यूल के मुताबिक लिस्ट दी गई है, ना तहरीक इंसाफ ने कोई लिस्ट क्लेम की है, ना उनके उम्मीदवार जो थे उन्होंने तहरीक इंसाफ का लफ्ज लिखा है। और देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। आप एडमिट हो गए एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आपने पार्टी ज्वाइन कर दी, और रूल्स क्या कहते हैं, आइन को भी पढ़ लें, रूल्स को भी पढ़ लें। रूल्स कहते हैं कि ये 3 दिन के अंदर आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है हल्फ के। तो उस रूल को उठा के मजीद कंसोलिडेट करके कानून का हिस्सा बना दिया गया है। वो रूल एग्जिस्ट करता था और उस रूल को कानून की शक्ल दे दी गई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, और ऑब्वियसली ये पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी करना। अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, बट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो आपका इतराज़ है, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने उसका सद्देबाब करने के लिए ये इलेक्शन एक्ट 2017 में जो है वो तरमीम करना चाह रहा है, जो उसको इलेक्शन एक्ट 2024 का भी जो है वो नाम दिया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, इससे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि वो जो टकराव है वो बहुत वाजे हो गया है और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन एन ऑलरेडी पोलराइज्ड पॉलिटिकल क्लाइमेट ये चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए जो है वो बिगाड़ की तरफ लेके जाएगा, स्पेशली आफ्टर अक्टूबर दिस ईयर? डॉक्टर साहब देखिए, ये एग्जीक्यूटिव का तो मामला है ही नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल एक प्राइवेट मेंबर ने पेश किया है, तो एग्जीक्यूटिव का मामला तब होता अगर हुकूमत ही बिल पेश करती। बिलाल अजहर कियानी साहब ने एक बिल पेश किया, और अगर वो कानून की शक्ल इख्तियार करता है तो ये हमारा मानना है कि कानून साजी करना। सर लेकिन तौजीहात तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ही दे रहे थे ना। देखिए, ऑब्वियसली वो समझते होंगे कि इसकी लीगल जस्टिफिकेशन बनती है, हम भी समझते हैं। तो कानून में तरमीम हो, आइन में तरमीम हो, कानून साजी हो, आइन के हवाले से कोई नई शिक डालना हो, ये तमाम तर इख्तियारात और इस्तेहकाक जो है वो पार्लियामान का है, ये किसी और इदारे का नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अगर एक रूल कंसोलिडेट हो रहा है तो आई थिंक इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ कोर्ट, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। और पार्लियामान ने सिर्फ रिकॉर्ड स्टेट सेट किया है, और इस हवाले से ऑलरेडी एक चीज एग्जिस्ट करती थी। अब इस पे 100 कह लें कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हवाले से इसके अंदर जो है वो जब ये पास होगा तो दिक्कत आएगी। देखें, एक चीज जो एग्जिस्ट करती है और रूल्स का हिस्सा है, उससे कैसे दिक्कत आ सकती है? इसका मतलब है कि फैसला ही ठीक नहीं था।
कि अगर वो रूल्स के खिलाफ था, आइन के खिलाफ था, वो इलेक्शन एक्ट के खिलाफ था, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हमने रिव्यू दायर किया हुआ है और पीपल्स पार्टी ने भी रिव्यू दायर किया है। अभी तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। उम्मीद है कि वो समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाएगा। हम तो उम्मीद रखते हैं कि हमारा रिव्यू एडमिट होगा और ये फैसला ओवरटर्न होगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन। आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि लीगली स्पीकिंग जब इस तरह का फैसला आ रहा हो और रिव्यू भी उसी बेंच के सामने लगना हो तो फिर यू नो दिस बेटर मोर देन आई डू के चांसेस काफ़ी स्लिम हो जाते हैं। सो मेरा ख्याल है उसी का, और वो आप देखते हुए आपने उसका सद्देबाब करने के लिए जो है ये आप इलेक्शन बिल में जो है वो तरमीम भी लेकर आ रहे हैं। मूविंग ऑन, एक एहसन इकबाल साहब का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है हालिया दिनों में जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो जिस पे बहुत ज़्यादा जो है तबसरे भी हो रहे हैं, सवालात भी हो रहे हैं। प्रोड्यूसर ज़रा सुनवा दीजिए एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, मैं फिर ज़रा अता तार साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। जो इदारे हैं वो इस पर सबूत जब उनके पास होगा और वो समझेंगे कि आइन और कानून के तहत दे हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, तो दे कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। और इसको हुकूमत किसी नोटिफिकेशन के जरिए नहीं कर सकती, उसका एक तरीक़ेकार है। लेकिन पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तयशुदा है कि PTI की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर है। तहरीक इंसाफ को अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन जिस तर्ज सियासत पे वो खड़े हैं, इस तर्ज सियासत के साथ अमरीका और बरतानिया जैसी जमहूरियत भी किसी सियासी जमात को किसी सियासी किरदार की इजाजत देगी। अच्छा अता तार साहब, इस पे एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं कि जी इदारे अगर जो है वो मुनासिब समझें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो मुनासिब समझें तो ये जो है ये बैन लग सकता है। हैविंग सेड दैट, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको गालिबन 1 महीना तकरीबन हो चुका है। सो सवाल इस पे ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी आपने उजलत में डिड यू नॉट जंप द गन कि अभी आपके पास शवाहिद जो हैं वो प्रॉपर आए नहीं हैं और आपने उजलत में शायद ये फैसला कर दिया, या आपसे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है? ये बार बार सवाल हो रहा है। देखिए, इन प्रिंसिपल एक फैसला हुआ कि ये बैन लगना चाहिए कि वो एक दहशतगर्द जमात है जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला मौजूद है, जिनके खिलाफ मुतअद्दिद केसेस मौजूद है, और फॉरेन फंडिंग का फैसला फील्ड के अंदर एक लीगली वैलिड ऑर्डर है। उसके बाद जरूरी समझा गया कि मुशावरत की जाए और ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों से कानूनी मुशावरत की जाए और होमवर्क मुकम्मल कर लिया जाए। एक इन प्रिंसिपल असूली फैसला हो जाता है और उसके बाद हतमी फैसला होमवर्क के बाद, कानूनी मुशावरत के बाद होता है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई मजायका नहीं है। और एहसन साहब ने भी कहा कि रियासत के मफादात और PTI के मफादात आपस में जो है वो मुतसादिम है। तो उस हवाले से हम समझ लें कि उस पर होमवर्क जारी है और ऑब्वियसली उसका एक सिस्टम है, वो कैबिनेट में आएगा, काबीना उसको रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को और फिर फाइनल फैसला वहां से आएगा। तो आइन की जो आर्टिकल 17(2) है उसके तहत ये बिल्कुल इजाजत है कि फेडरल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, और हम समझते हैं कि उसका जवाब भी मौजूद है और शवाहिद भी मौजूद है। अब उस पर मुशावरत जब मुकम्मल होगी। इससे दो सवाल। एक तो ये कि अभी तक इसका मतलब एहसन साहब की बात और आपकी बात से जो जिसका लुब्बे लुबाब मैं निकाल सकी हूँ ये है कि जी अभी तक इदारों ने प्रॉपर आपको वो उस लेवल की इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की जिससे आप इस बैन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो ये, एंड देन अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन द सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। बिल्कुल आपकी सवाबदीद है, एक प्रोसेस है, आप फॉलो करेंगे, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट क्या आपको नहीं लगता कि आड़े आ सकती है? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने करनी है और उस पर लॉ मिनिस्टर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। जब वो समझेंगे कि तैयारी मुकम्मल है और उन्होंने लीगल पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली है, उसको काबीना में पेश कर दिया जाएगा। तो एहसन साहब ने भी वही बात की जो मैं कर रहा हूं और हम समझते हैं कि इसका जवाब मौजूद है और फॉरेन फंडिंग का केस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। उसके अलावा आप देखें जो 9 मई के हमले किए गए, मुल्की सलामती को, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया गया, शुहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। देखिए, एक सियासी जमात अगर दहशतगर्दों का लबादा उड़ेगी, वो कहेंगे हाँ हमने भी जिना हाउस को आग लगाई है मगर ज़ियारत रेजिडेंसी भी दहशतगर्दों ने उड़ाई थी। ये जब जस्टिफिकेशन दी जाएगी कि दहशतगर्दों ने भी ये काम किया था, हमने भी किया है, तो फिर उसको सियासी जमात कौन तस्लीम करेगा? क्या सियासी जमात का ये अता साहब उसमें प्रॉब्लम है ना, उसमें
उसमें ये लगता है इसलिए है कि ये आफ्टर थॉट है, बिकॉज एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ गया, इट सीम्स लाइक एन आफ्टर थॉट, बिकॉज ये वही सियासी जमात है जिसको एक इलेक्शन लड़ने की उसको इजाज़त भी दी गई। उसके बाद आपके फॉरेन फंडिंग केस को तो आए हुए 2 साल हो चुके हैं, आपके पास एम्पल टाइम था, पिछली भी गवर्नमेंट आपकी थी, उस वक्त भी जो है वो बैन की बात हो सकती थी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद इसी जमात के साथ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे थे, और ये सब 9 मई के बाद की बातें हैं। सो दैट्स द रीज़न इट सीम्स लाइक एन आफ्टर थॉट पोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद ये एक आफ्टर थॉट लगती है। नहीं देखिए, ये आफ्टर थॉट बिल्कुल नहीं है, इस पे गाहे बगाहे बात होती रही है। और जब ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आया था तो ये काबीना की मीटिंग में भी इसको डिस्कस किया गया था कि इसका अगला लॉजिकल स्टेप यही बनता है, मगर तब इत्तेफाक राय ना हो सका। तो ये बात हमेशा रही है, मगर इस पे इन प्रिंसिपल फैसला अब जाके हुआ, तो इस पे डिस्कशन ऑन एंड ऑफ होती रही। तो ये आफ्टर थॉट तो नहीं है, ये हमेशा से डिस्कशन के अंदर था, इस पर मुशावरत होती थी, बातचीत होती थी, मगर इन प्रिंसिपल इसका फैसला भी किया गया। तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो है वो एकदम से डिस्कशन जो है ये मेन स्ट्रीम डिस्कशन में आ गई। सो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस देन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कानूनी तौर पे सुकम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद है, यानी उन एमएनएज का ना एफिडेविट जमा है, ना वो कंप्लेनेंट्स हैं, ना उन्होंने रिलीफ मांगा, जिनको रिलीफ दे दिया गया, क्लॉक को टर्न बैक करके वक्त को जो है वो वापस मोड़ दिया गया। तो जब इतना बड़ा रिलीफ मिला है तो फिर ये बहस बिल्कुल जन्म ली, और सियासी अकाबरीन का, कानूनी माहिरीन का ये ख्याल था कि एक ऐसी सियासी जमात जो दहशतगर्दों को वापस ला के खैबर पख्तूनख्वा में बसाती है, 9 मई के हमले करती है, फॉरेन फंडिंग लेती है, उसके बानी पे तोशा खाना में चोरी का केस जो है वो भी स्टैब्लिश्ड है, 190 मिलियन पाउंड का केस स्टैब्लिश्ड है, IMF को खत लिखते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना है, तो फिर ऑब्वियसली एक राय मौजूद थी। राइट। अच्छा अतातार साहब, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि यू विल बी एबल टू रिटेन दोज सीट्स, जो सीट्स आपको मिली हैं, जो कि अब आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक ये जो आपने कानून साजी की है, ऑब्वियसली आप रिव्यू में भी जाना चाहते हैं, बट कानून साजी उससे पहले आ रही है, बिकॉज एक आप उसका सदेब आप करना चाह रहे हैं, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आप यू विल बी एबल टू रिटेन दी सीट्स? देखिए, अगर कानून के मुताबिक चला जाए और आइन के मुताबिक चला जाए तो ये सीटें कहीं और नहीं जा सकती। ये भी देखे ना, लोग यही तासर कायम कर रहे हैं कि एक आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया गया, यानी एक बंदा कह रहा है कि मेरे खाना वल्दियत में आपने मोहम्मद सलीम लिखना है, आप कह रहे नहीं हमने जुबैर लिखना है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, और अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो क्या बाकी सियासी जमातें भी ये तवक्को रखें कि कल को वो एक पिटीशन फाइल करेंगे और बिन मांगे जो है उनको रिलीफ दे दिया जाएगा और वक्त का धारा वापस तो आप मोड़ा जाएगा? कॉन्फिडेंट है कि आप ये सीट्स रिटेन करेंगे? अतातार साहब, आप कॉन्फिडेंट है आप सीट्स ये रिटेन करेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कानून और आइन को फॉलो किया गया तो ये सीटें हमारा ही रिटेन करना बनता है। अच्छा, अब ज़रा आगे आ जाते हैं। जो इस वक्त जमात इस्लामी का धरना चल रहा है और उसमें जो उनके 10 पॉइंट्स हैं, उसमें ऑब्वियसली जो IPPs के साथ मुआहदे हैं उनको रिविजिट करने की बात हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो IPPs हैं इनकी वजह से मुल्क की नाव जो है वो डूब सकती है। अब गौहर एजाज साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी ट्वीट अभी हालिया ट्वीट जो आई उसमें उन्होंने जो अदाद शुमार दिए हैं उसमें उन्होंने कहा जी 52% जो हैं ये IPPs ये हुकूमती ओन्ड है, 28% जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तानी जो है वो ओन करता है, दैट्स 80%। तो इस वक्त भी हमारा सारा इन्हिसार जो है, जब हम बात करते हैं रिलीफ देने की, पावर सेक्टर में आवाम को रिलीफ देने की, तो हमारा सारा इन्हिसार ये है कि हम चाइना के साथ जाएं, चाइना के पास जाएं, चाइना से जो है वो कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएं तो 3 से 4 रुपए जो हैं वो हम कम कर सकते हैं बिजली की प्राइसेस में। हम अपने घर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब पहले दिन आए उन्होंने FBR रिफॉर्म्स के साथ एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स का जो है वो मामला भी टेकअप किया, और मैं ये समझता हूं कि वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो, वो लाइन लॉसेस को, थेफ्ट को कम करना हो, सूबों के साथ मिलके FIA ने बाकायदा कार्रवाइयां की, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाया गया, बोर्ड्स में लगाया गया, और उसके अलावा ये IPPs का भी आपका क्या ख्याल है कि ओवरनाइट हम चाइना से डेट रीप्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे हैं? ये इट हैज टेकन मंथ्स ऑफ कंसल्टेशन एंड प्रिपरेशन। ये ऐसा है नहीं कि ये ओवरनाइट चीज हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने जब भी 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी, बट अतातार साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जहां बात हो रही थी आपसे, आईएमएफ भी एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो डिस्कोज है इनको आप प्राइवेटाइज करें, वहां पे आपने प्राइवेट सेक्टर से लोग ला के बोर्ड में बिठा दिए हैं। दैट्स अ वेरी होम्योपैथिक जो है वो ट्रीटमेंट लगता है उसका, प्रॉपरली उसको ट्रीट करना नहीं है, रूट कॉज हम नहीं एड्रेस कर रहे। बट यही बात जो हम ये 80% जो पाकिस्तानी हैं, बजाय इसके कि हम बाहर जाके जो है वहां से हम शुरू कर रहे हैं, हम घर से क्यों नहीं शुरू कर रहे? बिकॉज पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात बिल्कुल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैंने अभी तक आईपीपीस कई रिफॉर्म्स या जो आईपीपीस के साथ मुआहदे हैं उस पर कोई उनको रिविजिट करने की बात सुनी नहीं है। आई स्टैंड करेक्टेड इस तरह की कोई बात हुई और मैंने नहीं। वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आईपीपीस के मुआहदों को नहीं देखा जा रहा। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये होम्योपैथिक बिल्कुल नहीं है। इट वॉजंट ईजी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी और करप्शन थी इस चीज के अंदर, और ये डिस्कोर्स जो थे ये गढ़ बन चुके थे। देखिए, इस चीज को अप्रिशिएट किया जाए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो रिफॉर्म होता है उसको होम्योपैथिक कह देते हैं, बट ये देखें कि हम पहुंचे किस सतह पे हैं। किसी और गवर्नमेंट ने जरूरत नहीं की कि डिस्कोर्स में से पॉलिटिकल लोगों को निकालें, बोर्ड मेंबर प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटेंट एफिशिएंट लोगों को लाएं, पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पे करें। साहब, होम्योपैथिक इसलिए कहा जाता है, होम्योपैथिक इसलिए क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जो बाकी इसमें भी हमने जहां प्राइवेटाइज करनी थी हम ये कर चुके हैं। आपसे जब हम बार बार ये बात करते हैं, आवाम को हम ये कड़वी गोली देते हैं कि जी आईएमएफ की वजह से हम कर रहे हैं, आईएमएफ की वजह से कर रहे हैं। जब आईएमएफ की वजह से हम ये चीजें कर रहे हैं तो जो आईएमएफ मांग रहा है वो हम नहीं कर रहे, जो एक्चुअल रूट कॉज है। बट कमिंग बैक टू दिस, ये आईएमएफ की वजह से कतल नहीं कर रहे। ये प्राइम मिनिस्टर का डे 1 से एजेंडा था कि हमने हर सूरत डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना है, और ये वो होम ग्राउंड एजेंडा का पार्ट था। मुझे बिल्कुल सेगमेंट क्लोज करना है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो 80% जो पाकिस्तानी जो हमारे ये जी ऑलरेडी आईपीपीस के मामलात को रिव्यू करने के हवाले से वो बहुत पहले से इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और ये उनकी अपनी ख्वाहिश और अपना एजेंडा है कि हमने बिजली सस्ती करनी है। तभी उन्होंने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी 200 यूनिट वाले कंज्यूमर को, जिससे 7.5 रुपए यूनिट उसकी बिजली के बिल अगले 3 महीने कम आएंगे। तो ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आईपीपीएस का रिव्यू। तो ये मैं समझता हूं कि ये उनके दिल के बड़ा करीब है इशू, और ये हुकूमत का एजेंडा भी और अवलीन तरजीह भी है। नहीं तो इस वक्त कोई बात हो रही है, ये जो 80% पाकिस्तानी है, बजाय इसके जो आप कह रहे हैं चाइना से बात करना आसान नहीं था, दिस इज मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस, सो हैव वी डन दोस नेगोशिएशंस एट होम एज वेल विद आवर ओन पीपल? जी बहुत, देखिए मैं सारी तफसीलात तो अभी नहीं बता सकता, मगर बहुत हद तक एजेंडा जो है वो नहीं। देखिए, मैं जब कहता हूं ना कि रिव्यू किया जा रहा है काफी अरसे से, और इस रिव्यू के दौरान काफी प्रपोजल सामने आ रही हैं, तो जब वक्त आएगा तो आपके सामने रख देंगे। और क्या ही अच्छा होता कि गौहर एजाज साहब जब वजीर थे वो इस चीज को खुद देख लेते, और इस पे सनसनी फैलाने की जरूरत नहीं थी। देर आए दुरुस्त आए, चले देर आए दुरुस्त आए, बट एटलीस्ट आप ये कह रहे हैं कि घर वालों के साथ ये बातचीत शुरू हो गई है। फाइनली क्विकली मुझे एक चीज बता दीजिए, इस वक्त खबरें काम कर रहे थे, अगर गौहर साहब ने नहीं भी करना था तो हम कर रहे थे, तो हमें मिलते रहते, हमें कह देते। अच्छा, बहुत सारे हमारे कॉमन दोस्त हैं, इस वक्त बार-बार वो पब्लिक इस वक्त ये खबरें आ रही हैं, राइट, इस वक्त खबरें जो आ रही हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ जो है वो कोई बातचीत का जो मुज़ाकरात का दौर है वो कोई करना चाहता है। कुछ आगे जो है वो इस पे जो जिस तरह जो सिचुएशन चल रही है, जो स्टेलमेट चल रही है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, उस पे कोई बातचीत का, कोई मुज़ाकरात का दौर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। क्या इस पे इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? कुछ इस तरह की बात हो रही है, अचकज़ई साहब कुछ इस तरह का लीड कर रहे हैं इनिशिएटिव? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आज खुशाइन था कि इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर और फलस्तीन वाले इशू पे यूनानिमस करारदाद आई। नमाज जनाजा जो गायबाना था उसमें तमाम पार्टीज ने, ऑपोजिशन ने शिरकत की। गौहर साहब मौजूद थे, चेयरमैन पीटीआई, और चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब मौजूद थे। मगर कोई ग्रैंड डायलॉग के बारे से मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। पार्लियामान के अंदर कोऑर्डिनेशन चलती रहती है रूटीन की, मगर कोई इससे हटके ना चीज मेरे इल्म में है और ना ऐसा कोई इम्कान नजर आता है ना आपके इल्म में। ठीक, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच अता तारसा फॉर मेकिंग द टाइम टू क्लोज दिस सेगमेंट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो एक और सेगमेंट होगा, नए मेहमान होंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, महंगाई, बिजली की कीमतों और दीगर अवामी मसाइल के लिए लियाकत बाग में धरना दिए बैठी जमात इस्लामी को
8 रोज जो हैं वो हो चुके हैं। ताहाल हुकूमत के साथ 2 मुज़ाकराती अदवार बेनतीजा रहे हैं। 10 के करीब जो मुतालबात हैं वो जमात इस्लामी की तरफ से दिए गए थे, हुकूमत के साथ जो शेयर किए गए थे कि अगर ये नहीं पूरे हुए तो जमात जो है वो आगे जो है वो मूव कर सकती है। ये बताया जा रहा था। होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे। अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया अमीरुल अजीम साहब, अपने वक्त निकाला। अमीरुल अजीम साहब ये बताइए कि 8 दिन जो हैं वो हो गए हैं आपके धरने को। 2 राउंड जो हैं वो मुज़ाकरात के हो चुके हैं और वो इस वक्त लग नहीं रहा कि उनमें से कुछ निकल रहा है। इस वक्त बिल्कुल एक बेनतीजा जो है ये 2 राउंड्स आपके गए हैं। लगता इस वक्त ये है कि हुकूमत आपको कमेटी के खेल में जो है वो उलझा कर रखेगी और ज़्यादा इसमें कुछ हुकूमत देने की मूड में नज़र नहीं आ रही। आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि बेनतीजा तो नहीं रहे। पहली दौर के अंदर हुकूमत ने असूली तौर पे तो हमारी चीज़ों से इत्तफाक किया, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आपकी चीज़ें और डिमांड जो है वो जेन्युइन है। फिर उन्होंने कमेटी हमारे सामने खड़ी कर दी, टेक्निकल कमेटी। अच्छा, उस टेक्निकल कमेटी में भी जो हमारी गुफ्तगू हुई उसने भी हम सारी चीज़ों को इत्तफाक कर चुकी हुई है। अब गेंद उनकी कोर्ट में है, यानी नतीजा निकल चुका हुआ है। वो मान गए हैं कि बिजली की लागत कम हो सकती है, वो मान गए हैं कि आईपीपीज़ की कैपेसिटी सरचार्ज के ऊपर ऑडिट हो सकता है, फ्रेंसिक ऑडिट हो सकता है और रीनिगोशिएशन हो सकती है। वो मान चुके हुए हैं कि जो सैलरी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर नया टैक्स स्लैब लगाया गया है ये ख़त्म हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट के मामले में वो कह रहे थे कि जी इतना बड़ा रेवेन्यू तो नहीं करता होगा। सर कता कलामी की माफ़ी, जो ये टेक्निकल कमेटी है क्या इसमें जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर शामिल है? नहीं, इसमें तो टेक्निकल कमेटी में ब्यूरोक्रेट शामिल थे, जिसमें एफबीआर थे, जिसमें पावर डिवीजन के लोग थे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गेटिंग एट कि मैं बिल्कुल समझ गई। मैं जानती हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही थी इसलिए क्योंकि आपकी तो पहली डिमांड ये थी कि आपकी जो ये मुज़ाकरात के लिए कमेटी आ रही है इसमें आपके साथ फाइनेंस मिनिस्टर हों, पेट्रोलियम मिनिस्टर हों, तो उन्होंने तो वो भी आपको जो है वो आपकी डिमांड वहाँ पर भी जो है वो नहीं मानी, जिससे लग रहा है कि कमेटी में उलझा के रखना चाहते हैं वो आपको। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कोई डिमांड नहीं की कमेटी में कौन होगा कौन नहीं होगा, हमने कोई मुतालबा नहीं किया। वैसे हम उन्हें वैसे कहते रहे हैं कि कल को ये ना हो कि पेट्रोलियम मेरे प्रोग्राम में थे, खुद उन्होंने कहा था। नहीं, ये राजा साहब की बात और है क्योंकि मैं तो कमेटी का रुकन हूं ना जी। देखे ना, वो तो ये है कि ये कहा जा सकता है कि ये होने चाहिए था, लेकिन हमने तो जाहिर है हुकूमत से कोई डिमांड नहीं की थी। प्रेस के सामने सारी गुफ्तगुएं होती रही हैं। अच्छा, बात ये हो गई कि चीज़ों पे इत्तफाक हो गया। अब मसला ये है कि अगर वो कमेटी खेलेंगे और वो समझेंगे कि हम इनका दिल बहला लेंगे और प्रेस में कुछ खबरें चली जाएंगी, ब्रीफिंग हो जाएगी और ये टाल देंगे, तो टाल मटोल के लिए तो हम नहीं आए, हम तो टल्ली बजाने के लिए आए हैं। और टल्ली बजाने से मतलब ये होता है कि फिर छुट्टी की जाए। यानी मुराद ये है कि ये हुकूमत को इन मुतालबात को मानना पड़ेगा, आवाम को रिलीफ देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देंगे तो फिर हम अगले मरहले में इस तहरीक को ख़त्म नहीं करेंगे, इसे पूरे मुल्क में फैलाएंगे। ये सिर्फ डी चौक का मसला नहीं है, हम पूरे मुल्क के अवाम को लेकर इस तहरीक को कामयाब अमीरुल अजीम साहब, ये आपने किस किस्म का टाइम फ्रेम आपने रखा हुआ है? कुछ तो आपने रखा होगा ना कि ये डिलीवरेबल्स हैं इस टाइम फ्रेम के, तो क्या आपने टाइम फ्रेम क्या रखा है? देखिए, ये हुकूमत के रद्द-ए-अमल के ऊपर है। ज़ाहिर है 2 दिन और इंतज़ार कर लेंगे। हम बैठे हुए हैं, एक तरफ वो बड़ी जल्दी मचा रहे हैं कि नहीं ये धरना ख़त्म होना चाहिए, तो हमने तो ये कहा है कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप अपने मामलात को हमारे सामने क्लियर कर लेंगे, मुआहिदा कर लें या वाज़े नोटिफिकेशन कर लें, हमसे मुआहिदा भी ना करें, नोटिफाई कर दें कुछ चीज़ें कुछ। अमीर साहब फिर सही, तो अमीर साहब ये कहना सही होगा कि अगर अगले हफ्ते मैं आपसे दोबारा बात करूं, हुकूमत ने कुछ आपको ना दिया हो, तो ये धरना जो है पूरे मुल्क में फैल रहा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, यानी हम एक तमाम में हुज्जत करना चाहते हैं। कोई हमें इस बात का ताना ना दे कि तुम लोगों ने बड़ी जल्दी कर दी, ये 30 सालों के
फैलाए हुए गंद थे, और फैलाया भी इन लोगों ने है जो इस वक्त हुकूमतों में है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो अब अगर साफ तो इन्हीं लोगों ने करना है, तो सफाई के लिए मैं कुछ थोड़ा सा वक्त तो देंगे, लेकिन ये बहुत वाज़ेह है और क्लियर है कि हम लॉलीपॉप लेने नहीं आए, हम सब्सिडी लेने नहीं आए, हमने लागत कम करवानी है। राइट। अच्छा, IPPs का मामला जो है वो आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मुल्क की नाव जो है वो डूब सकती है। आप इसको सियासी बयान समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में ये भी कहा जाता है प्लेइंग टू द गैलरी, या आप वाकई समझते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि चाइना से बातें हो रही हैं, लेकिन वो 80% लोग जो अपने मुल्क में यहाँ बैठे पाकिस्तानी हैं, और इफ़ लिस्ट आर टू बी बिलीव्ड तो हुक्मरान अशराफिया, हुक्मरान ख़ानदान से भी उनका ताल्लुक है, वहाँ बात नहीं हो रही। चाइना से हम कह रहे हैं हमें रिलीफ दे दे। अच्छा, अब ये ना इनकी नीयतों का अल्लाह ही जानता है। ये इन्हें अंदाज़ा तो हो गया हुआ है कि IPPs के ये जो कैपेसिटी सरचार्ज दिए जा रहे हैं वो तो आपके फन यानी दिफा के बजट से, डिफेंस के बजट से इस साल बढ़ चुके हुए हैं। यानी वहाँ 2400 अरब है और यहाँ 2600 अरब जो कैपेसिटी सरचार्ज मुफ्त में, यानी कोई बिजली भी नहीं ली और आप वो पेमेंट किए चले जा रहे हैं। ये तो इन्हें अंदाज़ा हो गया कि बात इस तरह से नहीं चलेगी। अब ये कितनी देर मुलतवी करते हैं, क्या करते हैं? वैसे तो सीधा साधा मामला है जो हमने इनकी कमेटी में भी रखा कि भाई हमें ये समझ नहीं आती कि आप कहते हैं जी ये बैनुल अक़वामी माहदे थे, हम इनसे रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। ये हुआ क्यों है? अगर आपके पास सप्लाई मौजूद थी इनके पास और आपने 30% जो है वो डिमांड इनसे ले ली, 70% लिए बगैर आपने इनको पेमेंट की, तो वो 70% जो है ना वो आप इंडस्ट्री को दे देते। आप उन्हें कहते कि भी हमने कैपेसिटी सरचार्ज तो इनको देना ही देना है, तो हम आपको मुफ्त बिजली देते हैं, लोग खुद अपनी ट्रांसमिशन लाइनें बचा के स्टील मिलें लगा लेते, कंपनियां बन जाती। आखिरी 30 सेकंड रह गए, मुझे ये बता दीजिए, आज आपके पास PTI का वफ्द आया था, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस आपको ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। आप क्या उनको ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? खबरें आ रही हैं कि आपने मना कर दिया उनको, इसी तस्दीक कर दीजिए। नहीं, वो वफद तो शिरकत के लिए आया था और वो शरीक हो गया, उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू की। अच्छा, इससे पहले PTI के साथ हमारा डायलॉग हो गया हुआ है और उसमें ये तय हो गया कि अपने अपने प्लेटफार्म पर जद्दोजहद रहेगी, लेकिन एक दूसरे के प्रोग्रामों में, धरनों में, सेमिनार में और जलसों में जाएंगे। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अमीरुल अज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया। उनका ये कहना है कि हम लॉलीपॉप लेने नहीं आए, हुकूमत से कुछ लेकर जाएंगे और आने वाले दिन जो है ये बताएंगे कि ये किस नहज जो है, किस करवट ये ऊँट बैठता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।